हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फैज फिजिक्स सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए क्या है, अभी जो हम लोग चला रहे थे 12th एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे। फर्स्ट सीरीज हमने देखा है। फर्स्ट में क्या हमने 15 क्वेश्चन को इलेक्ट्रोस्टैट्स और किससे के पोटेंशियल एनर्जी से और पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखा है। यानी एनसीईआरटी में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे उसको हमने डिस्कशन कर चुका है। प्रीवियस अगर आप नहीं देखें तो मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं क्या इसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे वन बाय वन और इजी वे में कंप्लीट आपको समझ में आएगा। इसके बियॉन्ड आपसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। अगर लास्ट का 10 से 15 मिनट आप देखते हैं मेरा वीडियो तो कंप्लीट आपको ये 15 क्वेश्चन जो है आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। डिफाइन कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। क्या कह रहा है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है। देखिए क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। कैपेसिटर होता है क्या? कैपेसिटर कंडेंसर को कहते हैं। किसको बोलते हैं? कंडेंसर में। तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है। क्योंकि कंडेंसर आप लोग देखे होंगे फैन में लगा होता है, आपके पंखे में, घर में, रूम में जो होगा उसमें पंखा में लगा रहता है कंडेंसर। तो वह क्या होता है? एक डिवाइस होता है, छोटा सा डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है? चार्ज और एनर्जी को क्या होता है? स्टोर करना काम होता है। क्या होता है? कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है एनर्जी और चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रखना। और ये क्या करता है? हैवी डिवाइस को सडन एनर्जी प्रोवाइड करता है। पहला काम क्या किया? ये एनर्जी और चार्ज को स्टोर किया। और जो हैवी डिवाइस है जैसे फैन हो गया, बड़े बड़े हैवी रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया, जो बड़े बड़े डिवाइस होता है उसको सडन एनर्जी क्या करता है? अचानक से एनर्जी को प्रोवाइड करता है। ओके, ये समझ में आ गया कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज ए डिवाइस। नहीं लिखेंगे आप लोग, लिख लीजिए। कैपेसिटर इज अ डिवाइस। कैपेसिटर इज a device. कैपेसिटर इज a device जिसका काम क्या होता है? टू स्टोर एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी एंड चार्ज। समझ में आ गया? कैपेसिटर एक डिवाइस होता है जिसका काम होता है टू स्टोर एनर्जी एंड चार्ज। दूसरा क्या होता है? कैपेसिटर प्रोवाइड्स कैपेसिटर provided energy to heavy device सडनली ये क्या करता है? हैवी डिवाइस को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। ओके, क्लियर है? और जो होता है इसी में लिखा हुआ है कैपेसिटेंस को क्या करना है? कैपेसिटेंस को डिवाइड करना है। कैपेसिटर एक डिवाइस होता है और कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी होता है। कैपेसिटेंस क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है। अब इसी में देख लेते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को सी से नोट करते हैं। ये होता है क्या? कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी। ये क्या होता है? या चार्ज। एबिलिटी, कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कितना एबिलिटी है चार्ज का स्टोर करने की, उसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है। कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर का क्या है? प्रॉपर्टी होता है, जिस प्रॉपर्टी से ये चार्ज को स्टोर या एनर्जी को स्टोर करके रखता है। सी इज को मैथमेटिकली क्या होता है? मैथमेटिकली सी इज इक्वल टू होता है क्यू ओपन वी। हियर क्यू इज इक्वल टू होता है चार्ज ऑन कैपेसिटर, V इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट। ये अपने को याद रखना है। SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट ऑफ C मतलब कैपेसिटेंस। क्या होता है? फराड होता है। क्या होता है? FARAD, फराड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या कूलोम अपॉन वोल्ट। C का कूलोम, V का वोल्ट। क्लियर है? आपको वन क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या लिखते हैं? दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा नंबर क्या होता है? एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर कितना एनर्जी स्टोर होता है उसको बताना है। देखिए क्या होता है इसमें, उसके बाद डायलेक्ट्रिक लिखा हुआ, एनर्जी स्टोर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर को दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये कौन सा प्लेट कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये क्या, कौन सा पैरेलल कैपेसिटर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये पूछेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं। कितने तरह से कर सकते हैं? दो तरह से। कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कितने तरह से होते हैं? दो तरह से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। एक होता है सीरीज, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन में मेनली आपको याद रखना क्या है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ये कैसे दिखाते हैं? ये देखिए कैपेसिटर है, ये हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन। ये क्या हुआ? सीरीज कॉम्बिनेशन। V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए। ये C1 है, इस पे नहीं हो पाएगा आई थिंक। हम सीरीज और पैरेलल को हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पे C का वैल्यू आपको बताएंगे डिफरेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या होता है, स्फेरिकल के लिए क्या होता है। उससे पहले हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख रहे हैं। दो तरह से कंबाइन कर सकते हो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, एक सीरीज कॉम्बिनेशन में, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो देखते हैं क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा क्या है। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 था सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या था? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, कैसे अरेंज करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जैसे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसको V वोल्ट के बैटरी से आप कनेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, V वोल्ट के बैटरी है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इसमें क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आपको याद क्या रखना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक दो पॉइंट याद रखना है। चार्ज पासिंग थ्रू ईच कैपेसिटर, ये जो बैटरी जो है सर्कुलेट कर रहा है क्यू चार्ज को, तो क्यू चार्ज को एक ही पाइप है, यहां से देखिए एक ही पाइपलाइन है, तो इससे भी क्यू चार्ज जाएगा, इसके पास भी क्यू चार्ज जाएगा, इसके पास भी जाएगा और इसके पास भी जाएगा। क्योंकि पाइपलाइन सेम है तो चार्ज सेम जाएगा। क्या लिखेंगे? चार्ज पासिंग थ्रू ईच कैपेसिटर विल बी क्या होगा? सेम। सभी कैपेसिटर से सेम चार्ज पास करेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ये जो बैटरी का पोटेंशियल है ये तीनों में बढ़ जाएगा, बट तीनों से चार्ज सेम पास करेगा। चार्ज क्या हो रहा है? सेम पास कर रहा है, बट पोटेंशियल क्या हो रहा है? तीनों में बढ़ जा रहा है। V वोल्ट का बैटरी है, V1 में, V2 में और V3 में बढ़ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इसको अब पूछता है अगर 3 नंबर में, अगर आपको 5 नंबर में पूछेगा लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आपको कहेगा C इक्विवेलेंट निकालने के लिए। C इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे? V वोल्ट का बैटरी बढ़ गया V1 में, V2 में और V3 में। ओके, V इज इक्वल टू बनाना होगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए आप। ये C इक्विवेलेंट है, V इज इक्वल टू होगा, क्यू चार्ज जा रहा है, Q ओपन क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट। चूंकि ये V वोल्ट का बैटरी है, टोटल C इक्विवेलेंट क्या होता है? C इक्विवेलेंट जस्ट सेम रोल प्ले करता है, जितना सर्किट में तीनों कैपेसिटर काम करेगा उतना एक कंप्लीट इंडिविजुअल C इक्विवेलेंट काम करेगा। C इक्विवेलेंट क्या होता है? कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? ये तीनों, जितना तीनों मिल करके रोल प्ले करता है, एनर्जी को स्टोर करता है या चार्ज को स्टोर करता है, उतना ये कंप्लीट सर्किट का अकेले खुद से करेगा, तब कहते हैं C इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे देखिए V की जगह लिखेंगे Q बाय C इक्विवेलेंट। V1 इज इक्वल टू लिखेंगे क्या? यहाँ पे भी चार्ज Q जा रहा है, यहाँ पे भी Q जा रहा है, यहाँ पे भी Q जा रहा है, तो V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q ओपन, देखिए ना यहाँ पे Q ओपन C1, Q ओपन C2 प्लस Q ओपन C3। अब सभी से Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ओपन C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा 1 ओपन C1 प्लस 1 ओपन C2 प्लस 1 ओपन C3। सीरीज में ये अपने को याद रखना है। क्लियर है? अगर n नंबर ऑफ इक्वल रहेगा
n नंबर ऑफ इक्वल रहेगा तो c बाय n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c बाय n हो जाएगा। इतना नहीं डिटेल में पूछेगा, ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए यूज होता है। अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन इतना नहीं समझेंगे, बस इसका समझ लेते हैं क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या याद रखना, अपने को ये याद रखना था और ये डिफिनेशन याद रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से ये याद रखना है, चार्ज पासिंग थ्रू ईच कैपेसिटर विल बी सेम। दूसरा, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बैटरी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा तीनों में। उसके बाद 1/c इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये होता है 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसे मान लिए अगर ये सर्किट बनाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा क्या करते हैं ये है, V वोल्ट के बैटरी से इसको कनेक्ट करते हैं। जैसे V वोल्ट के बैटरी से आप कनेक्ट करते हैं, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। इसमें क्या होगा? V वोल्ट का बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज V है, ये जो चार्ज भेजेगा यहाँ से, तो ये Q1 में, Q2 में और Q3 में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल केस में क्या होता है? यहाँ से चार्ज जो आया इसको 3 पाइपलाइन मिलेगा, 3 वायर मिला, कुछ इस वायर में गया, कुछ इस वायर में गया, कुछ इस वायर में गया, तीनों में बट गया। तो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जो बैटरी के द्वारा चार्ज भेजा जा रहा है वो क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दूसरा क्या लिखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस across all capacitor will be same, as battery पोटेंशियल। जितना का बैटरी का पोटेंशियल रहेगा उतना ही क्या रहेगा? सभी का पोटेंशियल रहेगा। इतना अपने को याद रखना है। और पैरेलल के केस में क्या होता है? C इक्विवेलेंट। पैरेलल के केस में C इक्विवेलेंट जो होगा C1 प्लस C2 प्लस C3 होगा। पैरेलल केस में सीधा ऐड हो जाता है। पैरेलल केस में क्या होगा? सीधा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा सभी। अपने को इतना याद रखना है। ओके, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, अब लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत क्लियर है, बहुत आसान है, सिंपल आपको माइंड में बैठाना है, ठीक है, माइंड में रखना है। बिल्कुल सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए एक और पॉइंट लिख देते हैं नोट में, कैपेसिटर से रिगार्डिंग। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। C का वैल्यू होता है स्फेरिकल प्लेट के लिए। स्फीयर कोई कैपेसिटर है, स्फेरिकल है, कैसा है? कोई स्फेरिकल है, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर है तो C का वैल्यू होगा 4πε0 इंटू R, स्फीयर के रेडियस के बराबर। ये अगर R है तो कैपेसिटेंस क्या होगा? स्फेरिकल प्लेट के लिए 4πε0 R होता है। याद रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी है आपका बोर्ड में। दूसरा क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैसा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए C क्या होता है? A ε0/d होता है, A ε0/d होता है। पैरेलल प्लेट के लिए क्या होता है? A ε0/d होता है। ये याद रखना C का वैल्यू। स्फेरिकल के लिए क्या होता है? 4πε0R, और पैरेलल के लिए होता है A ε0/d। इसमें क्या होता है? एक प्लेट जो होता है वो इनफाइनाइट पे रखेंगे तब ये होगा, ठीक है। और डिफरेंट केस जेई में अलग होता है, आपको बोर्ड प्रोस्पेक्टिव से यही पूछेगा। ओके, अब देखिए क्या होता है। अब देखते हैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। 3 नंबर देखते हैं। कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, अगर ये C है, V है, V वोल्ट का बैटरी है, C है, V वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट करोगे आप, क्यों चार्ज इसमें जाएगा? तो U इज इक्वल टू होता है हाफ CV², हाफ CV²। एनर्जी जितना स्टोर होता है कैपेसिटर में कितना होता है? हाफ CV² के बराबर। समझ में आ गया? डन है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर क्या होता है? U इज इक्वल टू होता है हाफ CV²। U इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ CV²। इसका ऐसे यूनिट एनर्जी है तो जूल में मेजर करेंगे। किस में मेजर करेंगे? जूल में मेजर करेंगे। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। क्या देखते हैं? डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4 नंबर क्वेश्चन था, सॉरी, ये आपने को 4 नंबर क्वेश्चन था।
नहीं नहीं 3 नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर क्वेश्चन था, ये 3 नंबर ही क्वेश्चन था। अब देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, पहले 4 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे तब 5 देखेंगे। अभी जो हम लोग देख लिए, अभी हम कौन सा देखे हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 3 तक देख चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाएंगे, आप लोग थोड़ा सा नज़र बनाए रखिएगा और ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है क्या होता है। देखिए क्या देखते हैं, डिफाइन डायलेक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट। डायलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं, 4th नंबर में क्या देखते हैं, डायलेक्ट्रिक एंड इट्स इफेक्ट। डायलेक्ट्रिक क्या है और इसका इफेक्ट क्या होता है। डायलेक्ट्रिक क्या होता है, डायलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक, डायलेक्ट्रिक एक मटेरियल होता है, डायलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक is a material, dielectric is a material having negligible free electron। डायलेक्ट्रिक के पास बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। डायलेक्ट्रिक कहा जाए तो ना तो कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को एलो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग करता है, ना तो कंडक्टर है, कंडक्टर भी नहीं है, इंसुलेटर भी नहीं है और सेमीकंडक्टर भी नहीं है। ये तीनों से डिफरेंट मटेरियल है, सेमीकंडक्टर भी नहीं है, तीनों से डिफरेंट मटेरियल है जो क्या होता है, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है इसमें। ओके, अब देखते हैं क्या डायलेक्ट्रिक का टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक। 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पोलर, फर्स्ट होते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक, दूसरा होता है नॉन पोलर। दूसरा क्या होता है, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। पोलर डायलेक्ट्रिक किसको बोलेंगे, नॉन पोलर किसको बोलेंगे। पोलर क्या होता है, पोलर के अंदर अगर कहा जाए तो पोलर के अंदर आएगा पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज आर सेपरेटेड। पोलर और इसमें क्या होगा, पहला पॉइंट नॉट कॉन्साइड होता है, कॉन्साइड नहीं करता है। पोलर में क्या होगा, नॉट कॉन्साइड होगा, नॉन पोलर में कॉन्साइड करेगा। इसमें परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा, परमानेंट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू नॉन जीरो, जीरो नहीं होगा, पोलर में परमानेंट डायपोल मोमेंट होगा। एग्जाम्पल में कहा जाए HCl होगा और H2O होगा पोलर डायलेक्ट्रिक में। नॉन पोलर में जस्ट इसका रिवर्स लिख दीजिएगा। नॉन पोलर में क्या होगा, सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कॉन्साइड करेगा, एक ही पॉइंट पे होगा। और इसमें क्या होता है, परमानेंट डायपोल मोमेंट जीरो होगा, परमानेंट डायपोल मोमेंट इसमें क्या होगा, जीरो आएगा। और उसके बाद क्या होगा, इसमें इसका एग्जाम्पल में क्या होगा, H2 होगा और Cl2 होगा। ये नॉन पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर है। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक। क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस। इसको मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। देखिए देखते हैं क्या, अगर क्या होता है, कोई कैपेसिटर है, इसमें अगर आप डायलेक्ट्रिक डाल देते हैं, डायलेक्ट्रिक मटेरियल फुल्ली डाल देते हैं, के कांस्टेंट है डायलेक्ट्रिक मटेरियल का सी में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर डिक्रीज कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, पहले ई नोट था तब ई नोट बाई के हो जाएगा। वोल्टेज भी क्या होगा, वी नोट बाई के हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज क्या होता है, किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर आप डायलेक्ट्रिक डालते हैं, डायलेक्ट्रिक एक मटेरियल होता है, अगर आप डालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स घट जाएगा, के होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वोल्टेज भी क्या होगा, के टाइम डिक्रीज हो जाएगा, बट सी क्या हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटी क्या हो जाता है, के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था, इसी वजह से हमने इसमें डाला था। ओके, क्या याद रखना है, इफेक्ट ऑफ क्या कहता है, डायलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर आप डायलेक्ट्रिक मटेरियल डालते हैं तो कैपेसिटी बढ़ जाता है के टाइम्स।
ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल घट जाता है। अब हम देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं क्या, अब हम लोग देखते हैं डिफाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, लिखेंगे नहीं, टाइम लगता है, आप लोग समझ लीजिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसको बोलते हैं, अगर किसी भी कंडक्टर को आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, किसी भी कंडक्टर को बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो सभी इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर जाएगा। सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। अगर किसी भी कंडक्टर को अगर रूम टेम्परेचर पे आप छोड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है रेंडमली मोशन करते रहता है जिगजैग डायरेक्शन में रूम टेम्परेचर पे। बट जैसे ही आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है। इसी वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग बैटरी इलेक्ट्रॉन गोज इन पार्टिकुलर डायरेक्शन इनसाइड अ कंडक्टर, वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या कहेंगे, बाय अप्लाइंग बैटरी या पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन इनसाइड अ कंडक्टर गोज इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, दिस वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको क्लियर है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर लिखना होगा, इसको बोलते हैं VD का वैल्यू होता है स्मॉल ई कैपिटल ई टॉ बाय एम होता है। यस या नो, यही होता है स्मॉल ई कैपिटल ई टॉ बाय एम। तो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ई स्मॉल ई क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻90 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और टो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम किसको बोलते हैं, दो साइमल्टेनियस कोलिजन के बीच जो टाइम होता है उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। यानी जिस टाइम ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री होता है उसी को कहा गया रिलैक्सेशन टाइम। जैसे देखिए यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन क्या था, फ्री था मूव करने के लिए, तो ये जो टाइम, इतना दूर का जो टाइम लगेगा, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को जाने में जो टाइम लगेगा उसी को बोला गया रिलैक्सेशन टाइम। जिस टाइम इंटरवल में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स था, फ्री होने के लिए, फ्री था मतलब मोशन करने के लिए फ्री था। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है, देखिए ये कोई कंडक्टर है, V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए, I करंट जा रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है। तो क्या होगा, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी भी कंडक्टर में पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास करता है उसी को कहा गया है क्या, करंट डेंसिटी। क्या होता है करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का फॉर्मूला मैथमेटिकली क्या होता है, डिफिनेशन हम बोल चुके हैं, आप चाहे तो लिख लीजिए। क्या बोलते हैं, डिफिनेशन क्या बोले, करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास करेगा उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसको J से नोट करते हैं, J इक्वल टू होता है I/A, यानी करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट क्रॉस सेक्शन। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना करंट पास करेगा, यूनिट एरिया से जितना करंट पास करेगा उसी को बोलते हैं करंट डेंसिटी, I/A होता है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है, वेक्टर होता है, वेक्टर क्वांटिटी। कौन से क्वांटिटी है करंट डेंसिटी, वेक्टर क्वांटिटी है। SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ J क्या होगा, I का एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर होगा, एम्पियर बाय मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है, तो करंट डेंसिटी तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, व्हाट इज ओम्स, डिफाइन द मोबिलिटी। 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, 6 नंबर देख चुके हैं, मोबिलिटी अब देखते हैं। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। अब देखते हैं क्या मोबिलिटी। अब देख रहे हैं क्या, मोबिलिटी देख रहे हैं। देखिएगा मोबिलिटी देखते हैं आप, मोबिलिटी क्या होता है। 7 नंबर लेते हैं, 7 नंबर लेते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी को म्यू से दिखाते हैं। मोबिलिटी क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रॉन जैसे चलता है, इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, मोशन कर रहा है, उसी को कहा गया मोबिलिटी। यानी कंडक्टर के इनसाइड चार्ज कैरियर जिस वेलोसिटी से मूव करता है, जिस तरह से मूव करता है उसको बोला गया मोबिलिटी। या दूसरा इसका कहा जाए, मोबिलिटी क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इट इज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, या अगर कहा जाए, ये तो फॉर्मूला के टर्म में हुआ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो को मोबिलिटी कहते हैं। दूसरा, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रॉन या चार्ज कैरियर जिस वेलोसिटी से जाता है उसी को कहा गया मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है चलना, मोबाइल करना, यानी चलना एक जगह से दूसरी जगह। मोबिलिटी क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास का। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया।
यानी जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसका मोबिलिटी कम होगा, जिसका मास कम होगा उसका मोबिलिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.108 इंटू 10⁻31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 इंटू 10⁻27 होता है, आई थिंक 20, सही है, क्लियर है। 1.672 इंटू 10⁻27 यस, यही होता होगा। तो ये देखिए मास ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेस देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन का मास कम है -31 -27, तो मास इलेक्ट्रॉन का कम है तो मोबिलिटी क्या होगा, सिंस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है। ये थोड़ा सा मास में कंफ्यूजन रहता है 27 और 28 में। देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम होता है 9.108 इंटू 10⁻31 kg। 9 इसको ऐसे भी लिखते हैं 9.11 इंटू 10⁻31 kg इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग सेम होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से ज़्यादा होता है, 2 के जगह पे 4 लिख देंगे तो मास ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। बाकी सब क्लियर है। ओके, तो कहा जाए तो मास ऑफ मोबिलिटी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का कम होगा। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो मोबिलिटी ज़्यादा होगा। अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन किसको बोलते हैं, ओम्स लॉ। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, ओम्स लॉ को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे, ओम्स लॉ क्या होता है इसको हम लोग डिफाइन करते हैं 8 नंबर में। ओम्स लॉ 8 नंबर क्या है, ओम्स लॉ। देखिए माइक्रोस्कोपी ओम्स क्या कहा, इसका स्टेटमेंट हमने लिखेंगे, आप लोग समझ लीजिए। ओम्स कहा क्या, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, टेम्परेचर फिक्स रहेगा, प्रेशर भी फिक्स रहेगा, और मटेरियल भी आप अगर सेम रखते हैं तब क्या होगा, पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस 2 एंड ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर। क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल अप्लाइड। क्या कहा, अगर एट कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, मटेरियल भी सेम रखते हैं, तब जो होगा करंट पासिंग थ्रू 2 एंड ऑफ कंडक्टर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस का होगा। यानी क्या मैथमेटिकली लिखते हैं, ये है, ये कोई कंडक्टर है, इसमें V वोल्ट से कनेक्ट कर दिए, इसमें I करंट जा रहा है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा I। क्या होगा, करंट पासिंग थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी लिख सकते हैं। ओके, देन V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट R आ जाएगा, RI, इसी को बोलते हैं V इज इक्वल टू I इंटू R। कोई दिक्कत है, लेकिन ये नहीं होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये हम लोग 10th तक पढ़ा है। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ओम्स लॉ क्या होता है, J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई को कहा गया है मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओके, यहाँ पे जे करंट डेंसिटी होता है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा को कहा गया है क्या, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या कहा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके देखिए ओम्स लॉ को प्रूफ करेंगे, आगे लिखा होगा ओम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए। देखिए जे इज इक्वल टू, सिंस जे इज इक्वल टू होता है सिग्मा इंटू ई, और भी इज इक्वल टू होता है ई इंटू एल होता है। ई इंटू क्या होगा, एल। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है, और यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ कितना है, एल है, कितना है, एल है, समझ रहे हैं, एल है, तो क्या होगा, ई के जगह क्या हो जाएगा, भी ओपन एल। भी इज इक्वल टू ई डॉट एल है, ई इंटू एल है, तो ई निकालेंगे तो भी ओपन एल हो जाएगा। जे के जगह आई ओपन ए लिख दीजिए, जे के जगह आई ओपन ए, चूंकि करंट डेंसिटी अभी पढ़े हैं, करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को करंट डेंसिटी कहते हैं। तो जे इज इक्वल टू, सिंस जे इज इक्वल टू क्या होगा, जे इज इक्वल टू आई ओपन ए होता है। जे के जगह लिख दिए सिग्मा, इसके जगह क्या लिखेंगे, भी ओपन एल लिख दिए, और सिग्मा इज इक्वल टू 1 ओपन रॉ होता है, इसको भी चेंज कर दीजिए एक ही बार में। सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 ओपन रॉ लिख देते हैं। अब देखिए क्या निकालिए, आई निकालिए, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे, आई इज इक्वल टू भी ए रॉ एल, भी ए रॉ एल हो जाएगा, भी ए रॉ एल हो जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू हो जाएगा भी
बाय रो एल बाय ए, इसको लिख सकते हैं। ए ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर चल जाएगा, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, आई इज इक्वल टू हो जाएगा, आई इज इक्वल टू होगा वी बाय, ये होता है रो एल ओपन ए, क्या होता है रो एल ओपन ए, क्या होता है आर को कहते हैं, आर इज इक्वल टू होता है रो एल ओपन ए, तो इसकी जगह आर लिख दिए। अब देखिए वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, यही हो गया प्रूफ, ओम्स लॉ का प्रूफ हो गया ये। जे इज इक्वल टू आई ओपन ए लिख दिए, सिग्मा की जगह 1 ओपन रो लिख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह वी ओपन एल लिख दिए, उसके बाद इसको कैलकुलेशन करते गए अरेंज कर दिए, लास्ट में रो एल ओपन ए को क्या लिख दिया, आर लिख दिए, तो वी इज इक्वल टू आई आर आ गया। क्लियर है। अब देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं क्या देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अब हम लोग देख रहे हैं, अब देखते हैं क्या, यहां तक रेसिस्टेंस देखते हैं, रेसिस्टेंस क्या होता है, 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें डिफिनेशन आप लोग खुद लिख लीजिएगा, हम बता देते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर करंट को अपोज करने का जो प्रॉपर्टी होता है, किसी भी मटेरियल के अंदर करंट को अपोज करने यानी ऑब्स्टेकल का काम करने के प्रॉपर्टी को कहते हैं रेसिस्टेंस। तो आर इज इक्वल टू होता है, ये अपने को याद रखना है, रो एल ओपन ए। अगर कहेगा रेसिस्टेंस कैसे होता है, तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए होता है, लेंथ ऑफ वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना लंबा वायर रहेगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा, जितना मोटा वायर रहेगा उतना कम रेसिस्टेंस रहेगा। ओके, ये होता है। रेसिस्टेंस जो डिपेंड करता है, रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितने तरह का, 2 तरह के होता है, एक होता है सीरीज होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल। सीरीज में क्या होगा, आर इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर, यानी सो ऑन। सीरीज में सीधा ऐड हो जाएगा। सीरीज में होता है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सभी रेसिस्टेंस से इक्वल पास करेगा, अब बट पोटेंशियल जो होगा बैटरी का वो सभी में बढ़ जाएगा। याद रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है, पोटेंशियल बढ़ जाता है। दूसरा पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 ओपन आर इक्विवेलेंट होता है 1 ओपन R1 प्लस 1 ओपन R2 प्लस 1 ओपन R3 सो ऑन होता है। 1 ओपन आर इक्विवेलेंट क्या होता है, 1 ओपन R1 प्लस 1 ओपन R2 प्लस 1 ओपन R3 सो ऑन होता है। 2 के लिए क्या होता है आर इक्विवेलेंट, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2, ये 2 रेसिस्टर के लिए होता है पैरेलल में। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, सीरीज में करंट सेम रहता था, पोटेंशियल बढ़ जाता था, तो पैरेलल में क्या होगा, पोटेंशियल सभी रेसिस्टर के अक्रॉस सेम होगा, बट करंट सभी रेसिस्टेंस में डिफरेंट होगा, यानी जो बैटरी करंट सेंड करेगा वो क्या हो जाएगा, सभी रेसिस्टर में बढ़ जाएगा। ओके, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्या, अब आते हैं 10 नंबर किरचॉफ्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ किसको बोलते हैं, देखते हैं किरचॉफ्स लॉ क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ देखते हैं। देखिए किरचॉफ्स लॉ किसको बोलेंगे, किरचॉफ्स लॉ जो होता है, किरचॉफ्स 2 लॉ दिया था, किरचॉफ्स का 2 लॉ है, एक क्या है जंक्शन लॉ, एक क्या होता है जंक्शन लॉ, एक होता है जंक्शन लॉ या करंट लॉ, जंक्शन लॉ या इसको कहा था करंट लॉ, क्या कहा गया, करंट लॉ या फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कहा गया। ये क्या होता है, नेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग करंट। किसी भी जंक्शन के टुवार्ड्स जितना आएगा, ये R1 है, I1 आ जाएगा, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, I1 I2 आ रहा है, I3 और I4 क्या हो रहा है, जा रहा है। तो I1 जितना आएगा, जो आ रहा है जंक्शन के टुवार्ड्स कितना, I1 और I2 आ रहा है, I1 और I2, नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग जा रहा है कितना, I3 और I4, नेट इनकमिंग इज इक्वल टू नेट आउटगोइंग होता है। ये जो होता है फर्स्ट लॉ, वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। क्या होता है, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड होता है। दूसरा लॉ होता है किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ या लूप रूल या सेकेंड रूल, किरचॉफ का सेकेंड रूल। ये क्या होता है, समेशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस, देखिए कोई ये R1 है, R2 है, इसको V वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, I करंट जा रहा है, तो क्या कहेगा, समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट इन अ लूप इज 0। समेशन ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल एलिमेंट इन अ लूप इज 0, यानी क्या होगा, V लूप की इक्वल टू क्या होगा, यानी V माइनस I R1 माइनस I R2
इज इक्वल टू कितना होगा, 0 के बराबर। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। वोल्टेज लॉ किस पे बेस्ड है, वोल्टेज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। फर्स्ट लॉ क्या था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था। ये सेकंड क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग देख चुके हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। क्या देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इलेवन नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। 11 नंबर क्वेश्चन है क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज आपको बताना है। क्या बताना है, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज आपको बताना है। व्हीट स्टोन ब्रिज बिल्कुल सिंपल है। इसका अरेंजमेंट आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी और कुछ नहीं है। व्हीट स्टोन ब्रिज एक क्या होता है, अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का क्या है, एक डिवाइस होता है। देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज 11 नंबर क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज किसको बोलते हैं। देखिए चार्ज रेजिस्टेंस होता है जो एक स्पेशल वे में कनेक्ट रहता है। R1 है, R2 है, R3 है और R4 है। इसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर रहे हैं, एक बैटरी लगा दी है V वोल्ट का। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज का काम होता है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना। इसका काम क्या होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ओके, अब इसका दो टाइप होता है व्हीट स्टोन ब्रिज का। कितने टाइप होता है, दो टाइप। एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। बैलेंस व्हीट स्टोन किसको बोलते हैं, बैलेंस्ड, बैलेंस व्हीट स्टोन किसको बोलते हैं, एक होता है बैलेंस। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज कब होगा, जब R1 अपॉन R4 इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो R3 अपॉन ये R2, ये R2 अपॉन R1 अपॉन R4 और R2 अपॉन R3 होगा, तो इसको कहेंगे बैलेंस व्हीट स्टोन। क्या कहेंगे, बैलेंस, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या होगा, R1 अपॉन R4 इज इक्वल टू R2 अपॉन R3 होगा। तो दूसरा अनबैलेंस होता है, जहां पे क्या होगा, इस केस में IG गैल्वेनोमीटर से करंट कितना होगा, 0 के बराबर। फर्स्ट बैलेंस केस में गैल्वेनोमीटर से करंट कितना जाएगा, 0। दूसरा क्या होगा, अगर R1 अपॉन R4 नॉट इक्वल टू R2 अपॉन R3 होगा, तब इसको बोलेंगे अनबैलेंस, अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज, शॉर्ट में लिखते हैं अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। इस केस में IG नॉन जीरो होगा, IG कितना होगा, नॉन जीरो, यानी कुछ ना कुछ IG होगा। क्लियर है, वेल अब देखिए क्या होगा, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा। गैल्वेनोमीटर से करंट क्या होगा, 0 पास करेगा, लेकिन अनबैलेंस में इन दोनों का रेशियो इक्वल नहीं होगा और गैल्वेनोमीटर से कुछ ना कुछ करंट पास करेगा। बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है, इन दोनों का पोटेंशियल सेम रहता है, इसी वजह से करंट इससे पास नहीं करता है। ओके, ये डिटेल में हम लोग पढ़े हैं, ये हो गया। अब पढ़ते हैं कार्बन कलर कोड। क्या पढ़ते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में कार्बन कलर कोड देखते हैं। क्या देखते हैं, कार्बन कलर कोड, कार्बन कलर कोड, ये बहुत आसान है। कार्बन कलर कोड क्या होता है, एक टाइप्स का रेसिस्टेंस होता है, एक टाइप का क्या होता है, रेसिस्टर होता है। एक टाइप का क्या होता है, रेसिस्टर होता है। क्या होता है, रेसिस्टर होता है, जिसका साइज बहुत छोटा होता है, कम्पैक्ट साइज का होता है। इसमें क्या होता है, किसी भी डिवाइस का रेसिस्टर एक कलर कोड के फॉर्म में बताया जाता है, कार्बन कलर कोड के फॉर्म में बताया जाता है। क्या होता है, एक टाइप्स ऑफ रेसिस्टर होता है जिसका वैल्यू बहुत ही बड़ा होता है। कार्बन कलर कोड क्या होता है, कॉम्पैक्ट साइज, वेरी स्मॉल साइज का होता है, और बहुत बड़ा बड़ा रेसिस्टेंस को हम लोग कार्बन कलर कोड के फॉर्म में दिखाते हैं। ओके, कलर कोड ब्लैक, व्हाइट, ब्राउन, इसके फॉर्म में दिखाते हैं। क्लियर है, 12 क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्या कहेगा, कार्बन कलर कोड क्या है, एक टाइप्स का रेसिस्टेंस होता है जो क्या होता है, बहुत छोटा साइज में होता है, कॉम्पैक्ट साइज का होता है, छोटा साइज का होता है। ये कलर कोड के फॉर्म में रेसिस्टर का वैल्यू बताता है। अब देखते हैं क्या, 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मीटर ब्रिज। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, मीटर ब्रिज। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज का पहले देखिए क्या होता है, मीटर ब्रिज भी क्या करता है, अननोन रेसिस्टर का वैल्यू डिफाइन कैलकुलेट करता है। मीटर ब्रिज का वैल्यू क्या काम क्या होता है, अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू को कैलकुलेट करना। इसका स्ट्रक्चर मेन है, स्ट्रक्चर अपने को पता रहना चाहिए। मीटर ब्रिज में देखिए कैसे बना रहा है, ये अपने को याद रहना चाहिए। 1 मीटर का लेंथ होता है, यहां से ए से लेकर के बी तक का लेंथ 1 मीटर का होता है, 1 मीटर होता है। यहां एक रेसिस्टेंस आर लगा देते हैं, यहां एक रेसिस्टेंस एस लगा देते हैं, ये आर है, ये एस है। यहां से यहां तक अगर स्केल लेकर मेजर करेंगे, स्केल लेकर मेजर करेंगे तो ये 1 मीटर का होगा। कितना होगा, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का ये होगा यहाँ से यहाँ तक। ओके, और इसको क्या करते हैं, यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, इसको जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे। ओके, 100 सेंटीमीटर का होता है। अगर ये L1 लेंथ पे आने के बाद नल पॉइंट मिल रहा है C पॉइंट पे, इधर कितना होगा, 100 माइनस L1, यस या नो,
क्लियर है। अगर ये एल लेंथ पे क्या होता है, गैल्वेनोमीटर को जॉकी के साथ सी पॉइंट पे कनेक्ट किया, अगर नॉल पॉइंट मिल रहा है मतलब गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट पास हो रहा है, ये एल लेंथ पे हो रहा है, ए से एल लेंथ पे, इधर कितना होगा, टोटल 100 सेंटीमीटर का था, ये अगर एल हो गया तो ये होगा 100 माइनस L1, ये L1 है तो ये होगा 100 माइनस L1, क्योंकि टोटल कितना था 100 सेंटीमीटर का था। तो आप देखिए क्या होगा, लेटस एज्यूम मान लेते हैं क्या, एसी इस वायर का रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्मली रेसिस्टेंस है, इस वायर ए बी वायर का रेसिस्ट, इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों पड़ा, क्योंकि अगर मीटर ब्रिज में जो वायर लेते हैं, वायर का लेंथ 1 मीटर का होता है या 100 सेंटीमीटर का होता है, इसी वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा। इसका वैल्यू, इसका काम क्या होता है, अननोन रेसिस्टेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। ओके, अब मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म है वायर, वायर में रेसिस्टेंस जो है यूनिफॉर्मली है, स्मॉल आर क्या है, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए बी। ओके, देन कितना होगा, एल लेंथ का रेसिस्टेंस ऑफ, देयरफॉर रेसिस्टेंस ऑफ एसी लेंथ का कितना होगा, L1 इंटू आर, यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस कितना है, आर है, L1 लेंथ का क्या होगा, L1 इंटू आर, देयरफॉर रेसिस्टेंस ऑफ BC लेंथ कितना है 100 माइनस L1, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस L1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 माइनस L1 को मल्टीप्लाई करेंगे R से। ओके, चूंकि लेंथ 100 माइनस L1 है, उसको R से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए क्या होता है, ये बैलेंस बीट, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये भी बैलेंस बीट स्टोन के ब्रिज पे वर्क करता है। गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दीजिए, बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, ये है R, ये है S, ये है L इंटू R1, L1 इंटू आर, ये क्या है 100 माइनस L1 इंटू आर। अब देखिए क्या होगा, बैलेंस बीट स्टोन पे काम कर रहा है तो R बाई क्या होगा, L1 इंटू आर इज इक्वल टू S बाई 100 माइनस L1 इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, R बाई L1 इज इक्वल टू S बाई 100 माइनस L1। अब अपने को जो चाहिए, S का वैल्यू चाहिए तो S का वैल्यू निकाल लीजिए, R का वैल्यू चाहिए तो R का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। ओके, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं क्या, मीटर ब्रिज देख लिए, अब लास्ट नंबर देखते हैं पोटेंशियोमीटर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर। आई थिंक इसमें क्या हो गया, इस लेक्चर बहुत लंबा हो गया, तो पोटेंशियोमीटर को हम लोग क्या करते हैं, इसको रखते हैं आगे वाले लेक्चर में, चूंकि इसमें बड़ा डेरिवेशन है तो बताएंगे, तो पोटेंशियोमीटर को अच्छे से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे से जुड़ जाइए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे अभी बोर्ड लेवल का क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कंप्लीट जेई का एक बैच लाएंगे जो 11th और 12th दोनों का साथ साथ चलाएंगे। ओके, जो फ्रेंड आपको नहीं पढ़े हैं अभी तक, अभी नहीं देखें, उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये लेक्चर, आप उनको क्या करते हैं शेयर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी 14 क्वेश्चन लिए थे, 30